दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी जो बात इंडिया अलायंस के ताल्लुक से कह रही थी कि वो अपने सहयोगी गठबंधन को संभाल नहीं पाएगी, ये कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ती जा रही है और अब वो एनडीए के खाते में ये तमाम चीज़ें दर्ज हो गई हैं क्योंकि एनडीए में फूट पड़ गई है। जी हाँ, आप ये खबर बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बीजेपी का अलायंस था एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो कि तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ अलायंस था। लेकिन अब एआईएडीएमके ने बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। बाज़ाब्ता तौर पर एआईएडीएमके के बड़े नेता डी जयकुमार ने कह दिया है कि हमारा बीजेपी से कोई नाता नहीं है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और बीजेपी के साथ एआईएडीएमके ने अलायंस क्यों तोड़ दिया। तो दरअसल उसके पीछे का कारण यह है कि जैसा कि आप पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। उसके बाद से लगातार बीजेपी उसको लेकर विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और उसी कड़ी में तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई विरोध कर रहे थे और इस दौरान वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके सीकर का बीते दिनों विरोध करने पहुंचे थे और अन्नामलाई ने उदयनिधि स्टालिन का विरोध करते करते तमिलनाडु के सबसे पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि 1950 के दशक में सीएन अन्नादुरई ने भी सनातन का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद उनका ज़बरदस्त विरोध किया गया, यहाँ तक कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बस इतना कहना था कि के अन्नामलाई को घेर लिया गया और यहाँ तक कि बीजेपी से अलायंस तोड़ने तक की नौबत आ गई और एआईएडीएमके के बड़े नेता डी जयकुमार ने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा चाहती है कि वो एआईएडीएमके का हिस्सा रहे, मगर अन्नामलाई ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में नहीं है, हम चुनाव के दौरान सब कुछ तय करेंगे, बाकी पार्टी का रुख यही है। वो यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने बीजेपी को उसकी औकात याद दिलाते हुए ये कहा कि एआईएडीएमके को भाजपा की ज़रूरत नहीं है, भाजपा को खुद वोट के लिए किसी पार्टी के शरण में जाने की ज़रूरत है। उनका यहाँ कोई बेस नहीं है, ये बिल्कुल बेकार सामान है। जिस तरीके से सामान बेकार घरों से फेंक दिया जाता है निकाल कर, वैसे ही बीजेपी इस स्टेट में बेकार सामान की हैसियत रखती है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं अकेले दम पर तो ये नोटा से भी ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच तमिलनाडु में अलायंस ख़त्म हो गया है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तो अब ऐसी सूरत में बीजेपी 2024 के लिए बहुत ही खतरे की घंटी मान सकती है साउथ के स्टेट से। वैसे साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर बीजेपी का किसी भी बड़ी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है और ना ही उसका कोई ख़ास जनाधार है। जैसे कि आप चाहे तेलंगाना ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं बीजेपी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में किसी एक बड़ी पार्टी के साथ अलाई में थी, लेकिन अब उसका भी अलायंस ख़त्म हो गया है। ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के लिए और अब एनडीए गठबंधन के लिए एक चुनौती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटों के साथ थी 2019 में और अब स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं के अन्नामलाई, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये सीटें और ज़्यादा बढ़ें अलायंस के साथ रहने की सूरत में। दोस्तों के अन्नामलाई दरअसल हैं कौन, थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि दरअसल बीजेपी ने इनको अपना वहाँ स्टेट प्रेसिडेंट कैसे बनाया और क्यों बनाया था। के अन्नामलाई दरअसल एक बहुत ही युवा तेज तर्रार आईपीएस अफसर थे। साउथ का सिंघम उन्हें कहा जाता था। दरअसल वो काफ़ी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल नौजवान थे क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद में 2 साल एमबीए लखनऊ में रह करके एमबीए किया। उसके बाद में सिविल सेवा परीक्षा में एग्ज़ाम दिया और आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा नंबर ना होने की वजह से उनको आईपीएस मिला और उसके बाद करीब करीब 11 सालों तक उन्होंने सर्विस दी। आखिरकार 2019 में उन्होंने अपने सर्विस से इस्तीफ़ा दिया। 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया और 2021 में बीजेपी ने उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते थे, ख़ासतौर से जब वो उडुपी की घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची का रेप करके कत्ल कर दिया गया था। तो कुल मिला के ये कहें कि ये जो सिंघम पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई थे, इनका जो एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है और यही वजह है कि बीजेपी ऐसे लोगों को बहुत चतुराई के साथ इस्तेमाल करती है और चाहती है कि वही व्यक्ति हमारी पार्टी को लीड करे जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी करता हो, सुर्खियों में बना रहता हो, विशेष तौर पर धर्म के मामलों को लेकर, क्योंकि बीजेपी आखिरकार धर्म के इशू पर चुनाव लड़ती है और पोलराइज करने में ज़्यादा बिलीव करती है। दोस्तों बीजेपी को इस लगे बड़े झटके पर आपको क्या कुछ कहना है और क्या लगता है कि 2024 तक ये दोनों वाकई में अलायंस में नहीं रहेंगे, रीअलाइंड नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।